जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि अपन अगली क्लास में चैप्टर जो 13 है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको लगभग अपन खत्म कर देंगे, यानी अपनी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है। तो देखिए, जो अपना नाभिकीय भौतिकी चैप्टर कौन सा चल रहा है बोलो? नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, थोड़ा सा पहले उसके बारे में अपन बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आज अपन क्या पढ़ने वाले। देखिए, नाभिक की भौतिकी में सबसे पहले पढ़ा नाभिक के बारे में कि नाभिक होता क्या है। परमाणु का वह सूक्ष्मतम भाग जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान या धनावेश उपस्थित होता है, उस छोटे से भाग को हम कहते हैं परमाणु का नाभिक। फिर नाभिक के आकार के बारे में बात करेगी। परमाणु का जो आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है, जबकि नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है। फिर नाभिक में उपस्थित जो कण हैं जिन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं, उनके द्वारा अपन ने नाभिकीय द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, ये सब चीजें अपन ने निकाली। और फिर अपन ने लास्ट में बात करी थी रेडियो सक्रियता की या रेडियो एक्टिवता की। अब रेडियो एक्टिवता में देखो, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मुख्यतः ये टॉपिक रहने वाले हैं। ये देखिए, लगभग आपका पार्ट एंड हो जाएगा इन्हीं टॉपिक के साथ। जैसे एक तो रेडियो एक्टिवता अपन ने जो पढ़ी, थोड़ा सा और अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो, अल्फा बीटा और गामा, जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई अपन रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात करते हैं तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपने में से कुछ कण या किरणें वो उत्सर्जित करते हैं, और उन किरणों को, कणों को हम कहते हैं अल्फा बीटा और गामा, जबकि जो उत्सर्जित, जो जिनसे उत्सर्जित होते हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। फिर बात करेंगे नाभिक की ऊर्जा, किस प्रकार किसी नाभिक की ऊर्जा को अपन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर होती क्या है वो बात करेंगे, कितनी होती है वो भी बात करेंगे। नाभिकीय अभिक्रियाएं, यानी किस प्रकार कोई बहुत सारे परमाणु के नाभिक है वो आपस में क्रिया करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होगी, जैसे कि नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, फिर नियंत्रित और अनियंत्रित अभिक्रियाएं, और इन्हीं आधार पर हम पढ़ेंगे परमाणु बम तथा परमाणु भट्टी। ठीक है, ये आज के टॉपिक अपने रहने वाले हैं, और बचे हुए सारे टॉपिक यानी मैंने लिख दिए। अब बात करते हैं अपन कि किस प्रकार अपना, सबसे पहले अपन किसको लेंगे? रेडियो एक्टिवता को। देखो, थोड़ा सा बाकी रह गया था रेडियो एक्टिवता। बात क्या है सुनो। देखो, लगभग 1906 के 7 के आसपास की बात है। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक, जो अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, याद है आपको? रदरफोर्ड ने क्या करा था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करा था, और वहां पर इन्होंने जो एक पदार्थ लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था, कौन सा बोलो? हीलियम का नाभिक। ठीक है। और उससे क्या उत्सर्जित हुए थे? अल्फा कण, और उनको सोने की पन्नी पे बौछार करवा के, और हमारे को क्या बताया कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खोखला होता है, कुछ भाग में ही इसका द्रव्यमान पाया जाता है, और एक बहुत ही छोटे स्थान पर उसका समस्त धनावेश आप केंद्रित मान सकते हो, उसको हम केंद्र या आपके नाभिक कहते हैं। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या करा कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, या मान लो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है भाई, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों के बारे में इन्होंने क्या अध्ययन किया और क्या बताया? तो देखिए, इसको करा एक लेड के बॉक्स में बंद। ये इस प्रकार एक बॉक्स है, इस बॉक्स में इसको बंद कर दिया। ठीक है भाई, ये कांच से बना एक बॉक्स मान लो आप। इस प्रकार से अब देखना आप, तो अब जो किरणें निकलेगी, तो हम ये कह सकते हैं जो इससे किरणें बाहर जाएगी वो देखो किस साइड में जाएगी? केवल ऊपर की तरफ जा सकती है, बाकी किधर भी नहीं जा सकती है कि नहीं? क्योंकि इधर तो क्या लगा दिया इन्होंने? कांच का बॉक्स लगा दिया, इस प्रकार से इसने सेट कर दिया। अब देखो, जो इनसे निकलने वाली किरणें हैं या जो कण हैं, कुछ जो कण या किरणें निकली इनसे, उनके बारे में इन्होंने क्या बताया? देखो, इन्होंने यहां पर लगाई दो प्लेट है। क्या लगाई बोलो? दो प्लेट। एक प्लेट इधर लगा दी, एक प्लेट इधर लगा। एक प्लेट तो है आपकी धनावेशित, दूसरी प्लेट है ऋणावेशित। ठीक। अब इनसे निकलने वाली किरणों को देखा कि कुछ किरणें जो थी वो किस तरफ गई? बोलो किसकी तरफ गई? कुछ किरणें तो गई आपके किसकी तरफ? धनावेशित प्लेट की तरफ, इस प्रकार से। और कुछ किरणें किधर गई बोलो? ऋणावेशित प्लेट की ओर।
ये कुछ किरणें हैं जो किस तरफ गई है बोलो, ये गई आपके ऋणावेशित प्लेट की ओर। फिर अपन बात करें बाकी की, तो कुछ किरणें थी जो आपके इस प्रकार सीधी भी निकल गई। यस, अब देखना आप, यहाँ 3 प्रकार की किरणें, कण या जो अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, बोलो क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये कुछ किरणें निकल रही है। इन किरणों के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है वो सुनो आप। हम बात करते हैं सबसे पहले इन किरणों की। तो इन्होंने कहा कि जो किरणें धनावेश प्लेट की ओर मतलब आकर्षित हुई, अर्थात वो खुद आपस में क्या है, मतलब खुद में वो माइनस है, तभी तो हम कहेंगे ये किसकी तरफ गई, प्लस की तरफ। प्लस को कौन आकर्षित करता है, माइनस। यानी ये जो माइनस वाली है इनको इन्होंने कहा बीटा किरणें। क्या कहा भाई, बीटा किरणें या बीटा कण कह सकते हो आप। फिर बात करते हैं जो माइनस की तरफ गई वो प्लस थी, तभी ये माइनस की तरफ गई, इनका नाम रखा गया अल्फा कण या अल्फा किरणें। ठीक है, जो कि आपकी किससे निकली थी, हीलियम के नाभिक से लिया था अपन। और तीसरी जो है ये है आपके गामा किरणें, जो कि इन दोनों प्लेटों से अप्रभावित है। तो हम यहां से हमारे को एक पॉइंट मिलता है कि जो आपका बीटा है, बीटा कण है, वो होते हैं ऋणावेशित, खुद पर कौन सा होता है, ऋणावेश। और जो अल्फा कण होते हैं वो तो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, अल्फा कण क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, और जो गामा किरणें हैं वो क्या होती है, उदासीन। अरे बोलो क्या होती है, उदासीन। ठीक है, इन पर कोई प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और ये जो है विद्युत क्षेत्र लगा दो चाहे चुंबकीय क्षेत्र, इन्होंने क्या करा, रदरफोर्ड ने 2 चीजें लगाई, विद्युत क्षेत्र भी आरोपित करा और फिर चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित किया। और इन दोनों में इन्होंने देखा कि इस प्रकार का रिजल्ट मिलता है कि कुछ कण या जो किरणें हैं वो तो आपके धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है और कुछ है जो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित। ठीक है, ये हमारे को निष्कर्ष देखने को मिला रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित हुई है, इनका क्षय होने पर जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है तो किस प्रकार से उस परमाणु या तत्व पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और एक और बात, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों के गुणों के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सामान्यतः आप जान गए होंगे कि अल्फा क्या है, बोलो पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा उदासीन। फिर इनके द्रव्यमान की बात करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो अल्फा है वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यदि इसका द्रव्यमान निकालने जाएं तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को जोड़ के 4 के बराबर हो जाएगा ही लगभग। और यदि इसके आवेश की बात करें तो 2 प्रोटोन के आवेश के बराबर इस पर आवेश। अब एक सारणी के द्वारा मैं आपको बता देता हूं इन तीनों में क्या गुण है, इन तीनों के वो देखिए। ये दे अल्फा बीटा गामा किरणों की तुलना। ठीक है भाई, ये आपके तुलना में करके बता देता हूं एक बार आपको, देखिए किस प्रकार से आपको याद रखना है। सबसे पहले पढ़िए आप, सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, प्रकृति। ठीक है भाई, प्रकृति क्या होती है, अल्फा कण की प्रकृति होती है धनावेश। बोलो ये क्या होता है, धनावेशित कण होते हैं और हीलियम का नाभिक है कि नहीं, पॉजिटिव इनकी प्रकृति रहेगी और क्या रहेंगे, हीलियम का नाभिक रहेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा आप। बीटा कण की अभी मैंने बताई क्या होता है, बीटा कण होता है माइनस ऋणावेशित कण और तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। आप देखो माइनस है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है, माइनस। यानी कि जो बीटा है वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन है आपका, बस उसकी स्पीड है उससे तीव्र होती है। ठीक है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बीटा कण कहते हैं। और ये क्या बोलो, ये विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा फोटो आवेश, मतलब ये जो है फोटोन, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उससे लास्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले में, कि जो आपका गामा किरणें हैं या जो फोटोन है, फोटोन क्या होते हैं बताओ, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में उपस्थित ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट, उनको हम क्या कह रहे थे कि वो है फोटोन या क्वांटा। यहाँ पर भी देखो ध्यान रखें, जो गामा किरणें होती हैं, जो ऊर्जा के पैकेट हैं, इनके पास ऊर्जा होती है, इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कह दो या फिर इनके जो फोटोन है ये कहलाएंगे आपके गामा किरण। फिर आ जाओ आप अगले पॉइंट पर, आवेश इन पर कितना होता है। तो मैंने अभी बताया आपको ये पॉजिटिव है, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है कि नहीं। जितना प्रोटॉन पर उसका डबल कर लो, प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसका डबल करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं बीटा कण पर,
तो बीटा कण का आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन की बात है तो कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे ये तो सीधा सीधा याद रह जाएगा, इसमें 2 प्रोटोनों का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का, और ये आवेश रहित, मैंने पहले बता दिया ये उदासीन होता है। चलो आगे फिर करते हैं इनके द्रव्यमान की बात। तो द्रव्यमान बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो, विराम द्रव्यमान पूछे तो इसका कितना होगा भाई, आप एक काम करो, जो आपके अल्फा कण होते हैं हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उनका जोड़ लो आप, ठीक है। जब जोड़ोगे ना तो आपको रिजल्ट कितना आएगा बोलो, वो आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका तो देखो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका ध्यान रखिए, विराम द्रव्यमान मैं पहले बता चुका हूं, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। रेस्ट मास। वेग की बात करें, इसका वेग देखो लगभग 10⁻7, आगे कहाँ है, लगभग 2 के समथिंग आएगा, यहाँ 2 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। जबकि इनका देखना कितना है, इनका बढ़ सकता है 10⁻6 से 10⁻8 और आगे लगभग 3 आएगा, तो 3 गुणा 10⁻6 भी हो सकता है, उससे लेकर 8, तो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। लेकिन जब आप देखोगे गामा किरणों का वेग तो बिल्कुल आपके प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर, वो भी निर्वात में चलता था, उसके बराबर आपका वेग है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी बोलो, ऊर्जा की। मैंने कहा ना इनके पास ऊर्जा है, तो देखो अल्फा कण के पास ऊर्जा कम क्यों है, क्योंकि इसकी स्पीड भी कम है, साथ में हम कह सकते हैं जैसे ये इनकी बजाय देखो इनके आप आवेश की बात कर सकते हो, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, तो इसमें ऊर्जा कम होती है, इससे ज्यादा इसकी होगी, और सर्वाधिक किसकी होगी बोलो, गामा किरणों की जो है वो ऊर्जा सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये फोटोन है। फिर बात करते हैं किसकी, आयनीकरण क्षमता, यानी किसी आयन को ये किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बोलो, सर्वाधिक होगी आपके किसकी, अल्फा कण की। कितनी, बीटा कण से भी 100 गुना ज्यादा, और गामा से 10,000 गुना। यानी हम कह सकते हैं अल्फा कण है उसकी आयनीकरण क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, इससे कम किसकी है भाई, इससे कम है किसकी, मतलब बीटा की, लेकिन बीटा की इससे ज्यादा है, सबसे कम है इसकी, इसकी 1 है तो इसकी 100 है, 100 इसकी 100 है तो इसकी मतलब कितनी हो जाएगी, इसकी 10 गुना, मतलब 100 गुना, सॉरी, ठीक है, तो उसके 10,000 गुना हो जाएगी, ठीक। वेदन क्षमता में ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, वेदन क्षमता सबसे कम इसकी होती है, सबसे कम, कागज के एक पेज से इसको रोका जा सकता है, अल्फा कण को अपन क्या कर सकते हैं, कागज के पेज से रोक सकते हैं, इसीलिए आपने पता है कि अल्फा कण प्रकीर्णन में किसका यूज हुआ, अल्फा कण का। इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, अल्फा कण से 100 गुना ज्यादा होगी, इसकी और 100 गुना ज्यादा, तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी है, ठीक है, वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की है, बीटा कण से 100 ज्यादा और अल्फा कण से 10,000। लोहे या लेड चादर के 30 सेंटीमीटर तक ये पहुंच सके, मतलब 30 सेंटीमीटर लोहे का कोई यदि चादर है उसको भी ये पार कर सकती है। फिर बात करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, ये सबसे कम डालती है, ये अधिक और ये सबसे अधिक, ठीक है। फिर है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव, तो बीटा कण की अपेक्षा ये तो क्या होते हैं, कम विक्षेपित होते हैं, ये इससे ज्यादा होते हैं, और ये अप्रभावित होते हैं, है नहीं। अल्फा कण की अपेक्षा अधिक विक्षेपित कौन होगा, बीटा, जबकि ये आपके अप्रभावित रहेंगे। इस प्रकार से अल्फा बीटा और गामा किरणों के कुछ आपको ज्यादा नहीं, आप कम से कम 5-6 पॉइंट या 8 पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है, 8 पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा बोलो, हमने ये देखा कि किस प्रकार आपके रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा बीटा और गामा किरणों के बारे में हमने गुणों के बारे में बताया। अब बात करते हैं किसकी, कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, इनका क्षय किस प्रकार से, क्षय का मतलब समझे आप, कि ये जब किसी परमाणु में से निकलेंगे, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से जब अल्फा कण निकलेगा या बीटा निकलेगा या गामा निकलेगा तो इनका क्या होगा, वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दिया आप अल्फा क्षय, क्या लगाओगे बोलो, अल्फा क्षय, बताइए अल्फा क्षय क्या होगा। देखिए अल्फा कण की बात करें तो ये होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का, हीलियम 2 नंबर पे आता है, द्रव्यमान संख्या 4 है, हीलियम का नाभिक है, पहली बात तो ये ध्यान। अब हीलियम के नाभिक के लिए हम क्या याद रखेंगे, कि इसका परमाणु क्रमांक 2 है और इनकी द्रव्यमान संख्या 4 है कि नहीं। तो जब ये किसी, मान लो मैं कह रहा हूं ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसमें से क्या निकल गया, एक अल्फा कण निकल गया, एक अल्फा कण यहां से बाहर निकल गया, ऐसे मान लो ये बाहर निकल गया, तो आप ये कहोगे ना कि जब हीलियम
ये जो अल्फा कण है वो है हीलियम का नाभिक, और हीलियम का नाभिक कहने का मतलब जेड में तो कितने की कमी आएगी, 2 की, और द्रव्यमान में कितने की कमी आएगी, 4 की। ये इसके लिए कमी हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप ये भी लिख सकते हो, मान लो इसका एक आपको समीकरण लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि x एक कोई तत्व है, क्या बोलो, x एक कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक z है, द्रव्यमान संख्या a है। यदि इसमें से क्या निकल जाए, हीलियम परमाणु निकल जाए, हीलियम कण निकल जाए, तो बताओ क्या बचेगा। हम कहेंगे जेड में से माइनस हो जाएगा 2, और एक नया पदार्थ आ जाएगा अपने वाई, और ए में हो जाएगी 4 की कमी। बोलो कितनी कमी हो जाएगी, 4 की कमी, ठीक है। प्लस यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर खर्च होगी, मतलब उत्सर्जित होगी। अब आप इसको उदाहरण से भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपके उदाहरण सामने लिखा है कि देखो क्या है ये, बोलो ये है यूरेनियम, अरे ये क्या बोलो, यूरेनियम। और आपको पता है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, ये Z हो गया, और ये द्रव्यमान संख्या 238। अब यदि इसमें से क्या गुजार मतलब क्या निकाल दिया जाए, देखो अल्फा कण निकाल दिया मैंने, अल्फा कण में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी, तो 92 से कितना हो गया बोलो, 90 हो गया, और 238 से कितना हो गया, 234। वही कमी, परमाणु क्रमांक में 4 की परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी यहाँ पर। तो यूरेनियम से क्या बन गया बोलो, थोरियम। यूरेनियम से थोरियम यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। ये बात अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। और इसके साथ देखो ऊर्जा निकली, इसके साथ क्या निकली, बहुत सारी ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा कण यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकल से इसके नाभिक में द्रव्यमान में कमी आई, और द्रव्यमान में जो कमी होती है हम कह सकते हैं द्रव्यमान में जब जब परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर ऊर्जा का निर्माण जरूर होगा। एक और उदाहरण आप देख सकते हो, बोली 2 महीने लिए जिससे आपको क्लियर समझ में आए। देखो यह है रेडियम, बोलो क्या है, रेडियम कितने नंबर पे आएगा, 88 पे, जेड 88 हो गए। फिर हम बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान संख्या की, बोलो कितनी है, 226। जब इसमें से आपने क्या निकाला, अल्फा कण, ये अल्फा कण बाहर निकल गया, जैसे ही अल्फा कण बाहर निकलेगा, बोलो 88 से कितना हो गया, 86, 2 कम हो गया, और इधर 226 में से ये बच गया आपके 222, 4 कमी हो गई भाई, इधर -2 किया, इधर -4। यही तो मैंने बोला, अल्फा से क्या होता है कि जब किसी परमाणु में से, जब किसी तत्व में से, रेडियोएक्टिव पदार्थ में से अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। ये आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ आपको अपार ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, ये आपको याद रखना है, अल्फा सेम। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे चले। अब इसके बाद करते हैं बात बीटा से की। तो बीटा से में क्या होगा बोलो, बीटा से में बिल्कुल सिंपल है। बीटा होता क्या बताओ, हम कहते हैं ये या तो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, या फिर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है बीटा, अभी मैंने बताया आपको। तो जब ये निकलेगा बाहर, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई मान, तो ये क्या होता है, कभी कभार होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है और कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो उस दौरान होगा क्या, बस सिंपल सी बात याद रखना, मान लो कोई भी एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या है, जब इसमें से क्या निकलेगा, बीटा कण निकलेगा। बोलो क्या निकलेगा, बीटा कण। ठीक है, बीटा कण जब निकलेगा तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाएगी और ये चेंज नहीं होगी, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या होता है बोलो, यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या मैंने 0 लिखी है, केवल यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा है, बस इसी जेड में यहाँ पर चेंज होने वाला है। ठीक है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाएगी, कमी आएगी तो देखना किस प्रकार से उदाहरण समझेंगे। एक और बात ध्यान रखें, ये जब बीटा कण निकलेगा ना, तो हम कह रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एक वैज्ञानिक है पोली नामक वैज्ञानिक है। तो पोली के अनुसार इसने क्या करा, ये अपना जो बीटा कण है जब इससे निकलेगा तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने कहा एक नया कण है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। कौन सा है बोलो, न्यूट्रिनो, जिसे इस प्रकार से लिखा जाएगा वी से या म्यू से कह सकते हो। तो वो यहाँ पर साथ में उत्सर्जित होगा, ठीक है, जिससे ये ऊर्जा का बैलेंस बना रहेगा। यहाँ देखो बात करें, सोडियम में 11 नंबर पे आता है Z, ये कितना है A22, तो ये तो 22 रह गया, लेकिन सोडियम किस में परिवर्तित हो गया, नियोन। बोलो किस में हो गया, नियोन, और परमाणु क्रमांक 10। बाकी इसके अंदर बीटा कण निकल गया और न्यूट्रिनो ये जो कण है वो भी यहाँ पर शामिल। फिर वो कॉपर 29 से 28 हो गया, निकल में बदल गया, 64 का 64 रह गया, और ये चीज इसके साथ में चले। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अल्फा बीटा
से को याद रखना है। अब सुनो, किसी भी तत्वों में से जब अल्फा, बीटा और गामा इनका से की बात आती है तो ध्यान रखना, या तो कोई भी पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ, वो या तो अल्फा कण उत्सर्जित करेगा या फिर वो करेगा बीटा कण। ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो अल्फा से करेगा या फिर बीटा से। और अल्फा से किया तो उसके बाद में कुछ समय पश्चात क्या होगा, गामा का से होगा, क्योंकि बीटा का नहीं होना। बीटा कर दिया तो कुछ समय बाद फिर से गामा, और गामा का हमेशा उत्सर्जन होगा। ठीक है, अल्फा के साथ भी गामा होगा, बीटा के साथ भी गामा होगा। अब गामा से के दौरान क्या होगा, यदि हम बात करें किसकी, गामा से, तो गामा से के दौरान ना तो जेड में परिवर्तन होगा और ना ही द्रव्यमान संख्या। जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से गामा तत्व या सॉरी गामा कण निकलता है तो ना उसकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आता है, ना उसके परमाणु क्रमांक में। तो हम कहेंगे क्या भाई, ये क्या होता है पता है आपको, समझना आप ध्यान से। मैं एक तत्व को लेकर आपको बताता हूं। ये मान लो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये चला गया अपनी उत्तेजित अवस्था में। किसमें चला गया, उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था कैसे आती है ये भी आपको पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के दो, तत्व के दो अपनी कहीं से ऊर्जा पाकर अपने से उच्चतम कक्षा में चला जाता है तो हम कहते हैं वो उत्तेजित अवस्था में है। लेकिन जब ये अपनी मूल अवस्था में वापस से आता है तो उस दौरान क्या होता है कि ये कुछ अपने में से क्या करता है, कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। कुछ हम यहाँ पर कह रहे हैं वो ऊर्जा फोटोन के रूप में, फोटोन नहीं तो आप कह दीजिए गामा के रूप में यहाँ पर क्षय होती है, और इसी को हम गामा क्षय बोलते हैं। यानी कुल मिला के कुछ फोटोन निकलेंगे, वो फोटोन ही हमारे लिए क्या है, गामा का क्षय। इसमें ना तो आपके क्या होगा, देखो विराम द्रव्यमान इसका 0 है, आवेश रहित कण है, तो इसलिए ना तो आवेश पर प्रभाव पड़ रहा है ना इसके परमाणु क्रमांक। ठीक, ये बात होगी आपके क्लियर। अब सुनिए आप, अब जो पॉइंट अपन ने शुरुआत में लिए थे उनमें से कितने पॉइंट हो गए पहले चेक करो। हमने रेडियो एक्टिवता कंप्लीट कर ली, तीनों से गुण पढ़ लिए। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा। ये यहां पे लिखे थे, देखिए नाभिकीय ऊर्जा। अब क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, द्रव्यमान क्षति, याद करो आप, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, डेल एम बराबर। हम कहते थे कि हमेशा जो वास्तविक द्रव्यमान है वो संभावित से कम आता है। तो यहाँ जो द्रव्यमान में कमी आई, ये जो डेल एम है जिसको अपन लिखते हैं जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनमें से माइनस करेंगे एम। ये जो भी आपका क्या आया बोलो, ये हम कहेंगे ये आया द्रव्यमान क्षति। ये द्रव्यमान क्षति जब हम इसी को किसमें लिख देंगे, E बराबर डेल एम सी स्क्वायर, यानी इस चीज को अपन ने यदि सी स्क्वायर से गुणा कर दिया तो यही आपकी क्या आ जाएगी, नाभिकीय ऊर्जा। अब सुन लो कैसे, मैं दो प्रकार से इसको परिभाषित कर रहा हूं। एक तो ये तरीका हुआ कि जब किसी भी नाभिक का निर्माण की बात करें, कोई भी एक नाभिक है तो आपको पता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह आकर मिलेंगे और वो एक जगह रहने चाहेंगे तो रह सकते हैं क्या, ऐसे तो नहीं रह सकते। क्यों भाई, क्योंकि देखो प्रोटॉन पर प्लस है, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में कैसे रह सकते हैं पास में, लेकिन हम कह रहे हैं फिर भी रहना चाहिए, और रहेंगे तभी तो नाभिक का अस्तित्व है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से इनको इस प्रकार की ऊर्जा देनी पड़ेगी, या ऐसे कह दो कि ये जब आपस में आकर मिलेंगे तो कुछ ऊर्जा इनको मुक्त करनी पड़ेगी, तभी तो एक जगह रह सकते हैं। भाई हम अभी जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, क्या वो एक जगह बैठ सकता है, नहीं, वो उसको तरह तरीके से अलग अलग काम में उसको खर्च करेगा। और मैं कह रहा हूं फिर वो उड़ेगा, हम कहते हैं उसको ये तो उड़ रहा है, भाई उसके पास रुपए हैं। मैं कह रहा हूं यदि उसको हम कह रहे हैं कि एक जगह कैसे रह सकता है, तो हम कहेंगे कि भाई यदि इसके पास ये जो पैसा है ना, ये यदि ये खर्च कर दे पूरा ही, कुछ भी नहीं बचे, ये एक जगह आके बैठ जाएगा अपने घर में। बस वही आपके इनके साथ होता है, ये जब आके एक जगह बैठना चाहें, एक जगह रहना चाहें, तो कब रह सकते हैं, जब ये कुछ ऊर्जा का अपने में से मुक्त कर दे। जब ये ऊर्जा का मुक्त करके अपने में से ऊर्जा निकाल के और नाभिक का निर्माण करते हैं, एक जगह रहते हैं, तो हम कह रहे हैं जो ऊर्जा यहाँ से मुक्त हुई है इसको नाभिक के निर्माण के लिए, वही नाभिकीय ऊर्जा है।
ठीक है भाई। और यदि वही ऊर्जा आप इसको बाहर से वापस दे दो तो ये नाभिक जो बंधित है वो आपके टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये बात है कि नाभिक ऊर्जा को आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हो, है कि नहीं, कि जो द्रव्यमान शक्ति होती है नाभिक के निर्माण के दौरान, वो द्रव्यमान शक्ति आगे जाके आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत, या आप कह सकते हो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सहायता से E बराबर mc² से हम कह सकते हैं, वही जो आपकी ऊर्जा, वो द्रव्यमान शक्ति है, वो आगे जाके ऊर्जा में बदलती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर मैंने कर दिया। अब बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। आगे है नाभिकीय अभिक्रियाएं। अगला क्या बोलो, नाभिकीय अभिक्रिया। तो बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं की। समझो इसको, नाभिकीय अभिक्रिया। अब अपन बात कर रहे हैं कि इनकी शुरुआत कहां से होती है। देखना आपको मैंने, याद करो आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ाया था, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ाया था। तो मैंने कहा कि जिन तत्वों का या पदार्थ का जो द्रव्यमान संख्या 70 से कम हो तो वो कम स्थायी होते हैं, और जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 या 180 से ज्यादा हो, ये 60 भी ले सकते हो आप, यदि 170 से कम ज्यादा हो तो भी वो स्थायी कम होते हैं। और एक ग्राफ भी बनाया था आपको, मैंने बताया था ना इस प्रकार से कि यदि ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से एक ग्राफ आता है। तो यहाँ जो कम द्रव्यमान वाले हैं या फिर ज्यादा ही है, लगभग आपके बीच के कौन से लगभग आपके द्रव्यमान संख्या 50 से लेकर 150 के बीच वाले, ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। इनमें मैंने कहा था सबसे ज्यादा फेरस की है, सबसे ज्यादा स्थायी। इसलिए तो जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आप कहते हो जो अपना लोहा है या जो लोहे की क्रोड है, चुंबक है, वो आपके बिल्कुल जो है द्रवित अवस्था में सबसे ज्यादा मौजूद है कि नहीं, बाकी की बजाय। वो कारण यही है कि स्थायित्व उसका ज्यादा है। अब सुनो, बात हो रही नाभिकीय अभिक्रियाओं की, तो ये कैसे हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो ये होती है शुरुआत यहाँ से, ध्यान से समझना बात को, किस प्रकार से शुरुआत। ये जो 60 से कम द्रव्यमान वाले तत्व हैं, इनको कहते हैं हल्के तत्व। ये हल्के हैं और ये भारी है। अब मैं कह रहा हूं हल्के तत्व और भारी तत्व दोनों ही क्या है, कम स्थायी है। क्या है, कम स्थायी। तो हर कोई चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं भाई, सेटल हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं। स्थायी होने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, सुनिए। हल्के तत्व तो क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। अरे जुड़ेंगे तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं मान लो एक है 40 वाला और एक है 50 वाला, ये दोनों जुड़े और 90 वाला बना दिया इन्होंने, तो स्थायी हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक स्थायी हुआ। तो जो जुड़ने की क्रिया है, जुड़ने की क्रिया, इसको कहते हैं भाई नाभिकीय तो जुड़ेंगे, इसको तो कहते हैं नाभिकीय संलयन। बोलो क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। एक एक बात को ध्यान से समझना, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। और नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बम। बोलो कौन है, जो हाइड्रोजन बम है आपका, आगे पढ़ेंगे आज अपन हाइड्रोजन बम। ये हाइड्रोजन बम क्या है बोलो, ये है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित। एक सूर्य से जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा, उसका राज क्या बोलो, उसका राज भी नाभिकीय संलयन। यानी सूर्य से ऊर्जा बात कर लो चाहे हाइड्रोजन बम की बात कर लो, ये दोनों ही किसके उदाहरण है, ये है नाभिकीय संलयन। लेकिन भारी नाभिक क्या करेंगे, आप कहोगे भारी नाभिक टूटते हैं, इनका विघटन होगा। क्या होगा बोलो, विघटन। कैसे, मैं कह रहा हूं एक भारी नाभिक है 200 250 वाला, यदि ये टूट गया और एक टूट गया है किससे में 110 में और एक टूट गया 140 में, बोलो दोनों स्थायी हो जाएंगे, बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं बोलो, इनमें होता है नाभिकीय विखंडन। अरे क्या होता है बोलो, नाभिकीय विखंडन। जब टूटते हैं नाभिक तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है, नाभिक का विखंडन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन होता है तो इनसे भी दो प्रकार से अपन इनके उदाहरण कह सकते हो। एक तो आपकी परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी, और एक परमाणु बम, परमाणु बम। ये विखंडन पर आधारित है। लेकिन ध्यान से समझना बात को, इसमें फिर से दो चीजें आती है, इसमें भी फिर से कितनी आएगी, दो चीजें। परमाणु जो भट्टी होती है ना, वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित,
नियंत्रित और ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ये थोड़ी सी बातें आपको जाननी। अब क्या नियंत्रित होती है, क्या अनियंत्रित होती है, वो भी अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल अपन ने बड़े तौर पे नाभिक की अभिक्रियाओं की बात करी कि नाभिक जब हल्के होते हैं तो कम स्थायी होते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाभिक का संलयन। संलयन के दौरान जो आप घटना देखते हो जिन पर आधारित हैं, एक तो हाइड्रोजन बम और एक बात करते हैं सूर्य की अपार ऊर्जा, ये दोनों ही नाभिक की संलयन की घटना पर आधारित है। जबकि बात करते हैं दूसरे कि भारी नाभिक क्या होते हैं, हल्के होने के लिए टूटते हैं, टूटने का मतलब नाभिक का विखंडन होता है और नाभिकों का विखंडन पर आधारित है आपका एक तो परमाणु भट्टी और एक परमाणु बम। इनमें भी नियंत्रित और अनियंत्रित चलती है, इसलिए हम कहते हैं नियंत्रित पे आपकी परमाणु भट्टी है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, और दूसरा परमाणु बम है जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ बातें यहां से अपन आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे नाभिक के विखंडन के बारे में, अब आपको मैं दोनों चीजें बताता हूं। देखो होता क्या है, ये देखिए इस डायग्राम को आप समझे, इससे आपको सारी चीजें क्लियर होती है। नाभिक के विखंडन समझा रहा हूं। सबसे पहले ये क्या है बोलो, ये है आपका यूरेनियम का समस्थानिक। ये क्या है, यूरेनियम का एक समस्थानिक U235। वैसे ये 238 पे अपन लिखते हैं ना। अब जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर, ये नाभिक पर क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। न्यूट्रॉन जब टकराता है इसके नाभिक से तो ये भारी नाभिक है, ये क्या है भारी नाभिक। ये भारी नाभिक टूटता है दो हल्के नाभिकों, ये दिख रहे हैं साइड में आप, कौन कौन, एक तो टूटता है ये बेरियम में, बोलो किस में टूटता है, बेरियम में। कितने पर आता है बोलो, 36 पे। और एक टूटता है क्रिप्टन में, किसमें, क्रिप्टन में। और क्रिप्टन कितने पे आता है बोलो, 56 पे, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे जोड़ोगे तो 92, और ये कितने पे आता है 92 पे, है कि नहीं। और जब 92 और इसको आप जोड़ते हो तो, एक मिनट ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ आप कितना लिखोगे 56 और यहाँ लिखोगे आप कितना 36, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या होगा बोलो कि जब ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया, साथ में क्या होता है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 3 नए न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को साथ साथ में देख लो आप, ये नहीं आ रही ना समझ में आपको, तो देखो ये वाली देखो आप, ये रही कि जो यूरेनियम का नाभिक है, यदि इस पर आप न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हो, न्यूट्रॉन से टक्कर करवाते हो, तो ये दो चीजों में टूट रहा है। किस किस में, एक तो बेरियम में और एक क्रिप्टॉन। जब बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, जो कि हल्के और स्थायी नाभिक है, हल्के और स्थायी है, और साथ में यहाँ पर 3 नए न्यूट्रॉन, बोलो क्या प्राप्त हुए, 3 नए न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, और इसके साथ बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हुई, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इन एक विखंडन में इतनी ऊर्जा हमारे को प्राप्त हो रही है, तो सोचो बार बार यदि विखंडन हो जाए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो 3 नए न्यूट्रॉन हैं, 3 नए न्यूट्रॉन, बोलो ये क्या करेंगे, ये 3 नए न्यूट्रॉन फिर से जाएंगे और 3 नाभिकों को फिर से विखंडित करेंगे, जिससे फिर से क्या होगा, इस प्रकार से हल्के नाभिक, जो नाभिक है वो हल्के नाभिकों में टूटेंगे और ऊर्जा हमारे को प्राप्त होगी। अब मैं कह रहा हूं ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहा भाई, हर बार एक नाभिक यूरेनियम का नाभिक लिया, उससे इलेक्ट्रॉन ने टक्कर करी और ये टूट गया, कितने, 2 हल्के नाभिक, और इसके साथ 3 नए न्यूट्रॉन हमारे को प्राप्त हुए, और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से जाएंगे 3 यूरेनियम के नाभिक के पास जाएंगे, और उनसे क्या होगा, फिर से वो 3 नाभिकों को तोड़ेगा, जिससे फिर से एक एक से 3 यानी कि 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे और बहुत सारी ऊर्जा। भाई एक विकेटन से 200 है तो 3 से 600 जाएगी। अब मैं कह रहा हूं यदि इनको आपने रोका नहीं, हर बार एक विघटन हुआ, विखंडन के दौरान हर बार 3 न्यूट्रॉन आपको मिल रहे हैं, तो ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ही कम समय में एक भयानक रूप ले लेगी। क्यों, क्योंकि इससे हर बार इतनी ऊर्जा निकल रही है, आपने यदि उन न्यूट्रॉनों को कंट्रोल नहीं किया तो आपकी जो है अभिक्रिया वो हो जाएगी अनियंत्रित। तो एक तो अनियंत्रित है, और अनियंत्रित पर ही आधारित होता आपका परमाणु बम। लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया, हर बार आपके 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको विखंडन से, लेकिन हम क्या करेंगे,
उनमें से 2 न्यूट्रॉन को तो किसी न किसी तरीके से उनको रोक लेंगे, जिससे वो आगे जाके वो फिर से नाभिक से नहीं टकराए, और उनमें से केवल एक ही न्यूट्रॉन ऐसा रखेंगे जो आगे फिर से किसी नए नाभिक से टकराएंगे और टकरा के फिर से विखंडन करेंगे, और विखंडन के दौरान फिर से हमारे को ऊर्जा प्राप्त। ये है नियंत्रित, इस पर आधारित है परमाणु भट्टी। बात समझ में आ गई आपकी? ये बातें हैं, तो आपको नोट करनी है ये बात, ठीक है। अब सुनो, देख रहे हो आप यहाँ पे, थोड़ा वापस आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाली। तो यहाँ पर देखो फिर से ये यूरेनियम बेरियम और किस पे टूट गया बोलो, ये बेरियम और क्रिप्टोन में टूटा, फिर से नए न्यूट्रॉन हमारे को मिले इससे। फिर इधर देखो ये लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अनियंत्रित हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, अनियंत्रित। अनियंत्रित पर परमाणु बम वो पड़ेंगे पर, और नियंत्रित पर परमाणु भट्टी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए आप, अब अपने क्या टॉपिक रह गए देखो, इसके बाद ये हो गया भाई विखंडन संलयन हो गया, नियंत्रित। अब केवल 2 टॉपिक बचे हैं, परमाणु बम और परमाणु भट्टी। अब परमाणु बम और परमाणु भट्टी में देखें आप किस प्रकार से करेंगे, तो इनको अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये है आपका परमाणु बम, बोलो क्या है परमाणु बम। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें, जो परमाणु बम है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या विखंडन पर आधारित, ठीक है। जिससे होगा क्या, यदि एक बार इसके अंदर नाभिकों का विखंडन प्रारंभ हो गए ना, इसके बाद रुकने वाला नहीं। हर बार वो 3 नए न्यूट्रॉन फिर से 3 नए नाभिकों को टकराएंगे, तोड़ेंगे, और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर निकलने वाली है। अब बनता कैसे है तो सुनिए, सबसे पहली बात तो इसके सेंटर में रखा रहता है एक, ये जो है न्यूट्रॉन स्रोत रखा जाता है, यहां से निकलेंगे न्यूट्रॉन ऐसे, ये इधर न्यूट्रॉन, ये इधर न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन यहां से निकलेंगे। फिर इसके बाद में ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये चीजें, ये क्या पता आपको, ये विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक, ये मेन आपका विस्फोटक है, यानी कि इसको कह सकते हो रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये है यूरेनियम, बोलो क्या काम में लिया जा रहा है, यूरेनियम। जिससे क्या होगा, जब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से जाके टकराएंगे तो यूरेनियम के नाभिक क्या होंगे, विघटित होंगे, विखंडन होगा उनका बेरियम और क्रिप्टॉन पे। और जब बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ हम कहते हैं 3 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे, वो 3 नए न्यूट्रॉन और यहाँ पर आपस में जो ये यूरेनियम की प्लेटें रखी हुई है या यूरेनियम के जो ब्लॉक है उनसे टकराएंगे, और न्यूट्रॉनों को और ज्यादा नाभिक मिलेंगे, और वो नाभिकों को और तोड़ने का कार्य करेंगे। और हर बार हर एक विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती रहेगी, और ये ऊर्जा इतनी तेज होती है। इसके देखो, इसके बाद ये जो पट्टी दिख रही है आपको, इस पट्टी में सामान्य विस्फोटक भरा रहता है, क्या रहता है, और ये होता है इसका कवर। क्या होता है बोलो, कवर। ये इतना मजबूती का रहता है कि जब तक अंदर श्रृंखला अनियंत्रित नहीं हो जाए, विखंडन की प्रक्रिया अनियंत्रित नहीं हो जाए, तब तक ये फटता नहीं है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, अपन देखते हैं कि जो बॉम्ब है वो स्टार्ट जब फटता है ना, तो इतना तेज धमाका होता है कि आसपास के एरिया में विनाश कर देता हो, ठीक है। तो कवर इतना मजबूत होता है, और अंदर ये जैसे ही विखंडन प्रारंभ होता है, और इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी इकट्ठी हो जाती है कि जब ये इसका कवर फटता है तो आसपास में इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे निकलती है कि ये जो भी चीजें उनको जला डालती है, ठीक है। ये था आपका क्या, परमाणु बम। फिर अपन किसकी बात करते हैं बोलो, एक अपने रह जाएगा परमाणु भट्टी, तो परमाणु भट्टी भी देख लो। ये है आपकी परमाणु भट्टी, ये क्या बोलो, परमाणु भट्टी, या नाभिकीय भट्टी कह दो इसको, नाभिकीय रिएक्टर भी कह सकते हो, नाभिकीय भट्टी। अब देखना आप नाभिकीय भट्टी में किस प्रकार से, ये जो आपके दिख रही है ना ऐसे ब्लॉक, ये जो इस प्रकार से, ये ब्लॉक किसके पता आपको, ये है ग्रेफाइट के ब्लॉक। अब पहली बात तो आप ये पूछोगे सर ग्रेफाइट के ब्लॉक क्यों रखे, तो ध्यान रखें ग्रेफाइट क्या करता है, इसके अंदर जब अपन इसको स्टार्ट करेंगे भट्टी को, तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को अपन किससे टक्कर करवाएंगे, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से, जैसे यूरेनियम मान लो, थोरियम मान लो, जो भी है। जब वो इसके नाभिक से टकराएगा, बताओ क्या करेगा, नाभिक से टक्कर होगी तो हम कहेंगे उसके नाभिक का विखंडन करेगा। विखंडन करने से क्या होगा,
विखंडन के साथ जब हल्के नाभिकों में टूटेगा तो उसके साथ साथ ऊर्जा मिलेगी, मिलेगी ना ऊर्जा। और ऊर्जा के साथ हम कहते हैं फिर से आपको क्या मिलेगा, 3 नए न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। वो 3 नए न्यूट्रॉन फिर से नाभिक से टकराएंगे और विखंडन करेंगे, तो विखंडन से फिर से ऊर्जा मिलेगी। अब ये ऊर्जा लगातार ये क्रिया बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर अनियंत्रित नहीं होने देना है, इसको नियंत्रित करना है। उसके लिए हमने क्या करा, न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए ग्रेफाइट के ब्लॉक कर दिए। फिर इसके अंदर क्या लगी रहती है, यूरेनियम की छड़ें। अब यूरेनियम की छड़ें क्यों है, क्योंकि भाई अंदर न्यूट्रॉन तो है लेकिन वो टकराएगा किससे, तो हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन छड़ों को अंदर कर देंगे। इन छड़ों को क्या कर देंगे, अंदर। जैसे अंदर करेंगे न्यूट्रॉन किससे टकराएंगे, यूरेनियम की छड़ से, और आपकी भट्टी स्टार्ट हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि मान लो भट्टी स्टार्ट हो गई, लेकिन अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, श्रृंखला अभिक्रिया वो बढ़ती जा रही है, उसमें ऊर्जा बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करना है। तो अब जैसे ही आपको इसको थोड़ा स्लो करना है, तो इसके अंदर लगी कैडमियम की छड़। ये कैडमियम की छड़ें क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले, गति कम करके अवशोषित। तो ग्रेफाइट, कैडमियम की छड़ें, यूरेनियम की छड़ें, ये अपना अपना काम करेगी। और इस भट्टी के अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है उसको जल द्वारा या भाप द्वारा, जो वायु द्वारा है, वो बाहर लिया जाता है। और इस पूरी जो भट्टी है इसको बड़े कंक्रीट के कवर से इसको बंद किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन होता है तो इससे अल्फा, बीटा और गामा, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक किरणें हैं, वो भी इनसे उत्सर्जित होती है। उनसे जो कार्य करने वाले वो बच जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक कवर्ड के रूप में बंद रखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी अभिक्रिया अपने और बच गई थी, नाभिक के सलाइन। मैंने कहा था नाभिक के सलाइन में क्या होता है, बोलो, कि जो नाभिक है वो आपके ये परमाणु भट्टी का और है, देखो किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम होता है इसमें। तो देखो ये भट्टी की प्रारंभिक अवस्था है जिसके अंदर आपका ईंधन वगैरह, देखो विखंडन कक्ष है, ईंधन की छड़ें हैं, मंदक है जो न्यूट्रॉनों को क्या करेगा, उनकी स्पीड को कम करेगा, नियंत्रक छड़ें कंट्रोल करने के लिए, परिरक्षक, ये जो अभी मैंने बताया कंक्रीट का, ये देखो बड़ा सा बना हुआ, ठीक है। फिर इसके अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई उसको पंप द्वारा किसमें भेजा जाता है, इधर देखो ये शीतलक है जो इस एनर्जी को बाहर ले जाने का कार्य करेगा। यहाँ पर आप जल के रूप में यूज कर सकते हो, जल से जो गर्म जल से जो वाष्प बनेगी वो इस प्रकार से यहाँ पर इस टरबाइन को घुमाने का कार्य करेगी। और इधर जो कंडीशनर है जो इसको ठंडा करेगा, वो फिर से इधर से जो जल है वो ठंडे जल इसमें प्रोवाइड कराएंगे, जो एनर्जी है वो आएगी, इस ठंडे जल को क्या करेगी, गर्म ऊष्मा विनिमय करेगी, और इस प्रकार से यहाँ वाष्प है इस टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन घुमाने से क्या होगा, यहाँ पर विद्युत जनरेटर लगा हुआ है और इससे हमारे को प्राप्त होगी आगे विद्युत ऊर्जा। तो अपन कहते हैं ना कि किस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर द्वारा अपन एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका पूरा एक सर्कल है। ठीक है, और इसके अलावा देखो ये भी आप अंतर ध्यान रखें। अभी मैंने बताया था ना परमाणु बम, ये तो है विखंडन पर आधारित, बोलो ये किस पर आधारित, विखंडन, और ये नाभिकीय सलाइन पर। तो इसमें तो क्या होगा, बोलो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और इसमें यूरेनियम का विखंडन होता है, बताया अभी मैंने कंप्लीट। जबकि इसमें क्या होगा, ये सलाइन पर आधारित है और इसमें ड्यूटेरॉन और ट्रिटियम के मिश्रण का उपयोग होता है। अरे ड्यूटेरॉन, एक तो ड्यूटेरॉन मतलब जो न्यूट्रॉन का डबल होगा, ड्यूटेरॉन हो जाएगा, और ट्रिटियम 3 गुना, उनका मिश्रण यूज करेंगे किसमें, हाइड्रोजन बम बनाने में। ठीक है, फिर इसमें क्रांतिक आकार महत्वपूर्ण है। क्रांतिक आकार जानते हो आप, कि मतलब वो छोटा से छोटा आकार जहां पर आप क्या कर सकते हो, यूरेनियम जो विस्फोटक पदार्थ है उसको यहाँ पर आप उस लेवल तक या उस मात्रा तक भर सको जिससे वो उसका विस्फोट इतना भयानक हो। जब भी इसमें क्या होता है, इसमें क्रांतिक आकार की कोई सीमा नहीं है क्योंकि इसमें विस्फोट वाली बात नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में इसकी बजाय ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, सामान्य ताप और दाब पर विस्फोट संभव। आप देखे होंगे बम फटने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसमें जो क्रियाएं होती है वो बिना ताप और दाब पर डिपेंड करती है, लेकिन इसमें क्या चाहिए, उच्च ताप और दाब, उच्च ताप और दाब। आप देखे होंगे सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है हमें, हम कहते हैं बहुत ज्यादा गर्म है, तो उच्च ताप चाहिए और उच्च दाब चाहिए, तभी आपके क्या होगा, हाइड्रोजन बम बन सकता है। हाइड्रोजन बम की तुलना में कम परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि इसमें परमाणु बम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः परमाणु बम की तुलना में अधिक खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय सलाइन पर आधारित है तो उसमें कम एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है। जब परमाणु बम की बात होती है तो उससे ज्यादा एनर्जी होती है हाइड्रोजन बम में, क्योंकि यहाँ नाभिक जुड़ते हैं, जुड़ेंगे तो और ज्यादा द्रव्यमान शक्ति होगी, और द्रव्यमान शक्ति के कारण क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने अपनी फिजिक्स में
सिलेबस का जो 13 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। अब अपना केवल एक लास्ट चैप्टर बचा है अर्धचालक, तो वो अपन अगली 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।